मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी रंजिशे इश्क भाग 33 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। वक्त के साथ मोना भी बड़ी हो चुकी थी। अब वो सिर्फ विक्टर की छोटी सी बेटी नहीं थी, एक खूबसूरत, कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव लड़की बन चुकी थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी सच्चाई यही थी कि वह बचपन से मृत्युंजय से प्यार करती थी और विक्टर यह बात अच्छी तरह से जानता था। बल्कि सच कहे तो विक्टर के लिए इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वह जानता था मृत्युंजय से बेहतर लड़का उसकी बेटी के लिए इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। उस शाम विक्टर ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर गर्व भी था और हल्की सी उदासी भी। वह मृत्युंजय के सामने बैठा और बोला, एमजे, आज तुमने वह मुकाम हासिल कर लिया है जिसके लिए तुम यहाँ आए थे। अब तुम एक नई दुनिया में कदम रखने वाले हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस पूरी दुनिया को जीत लोगे। विक्टर की आवाज़ मजबूत थी, लेकिन आंखों की नमी उसका सच बता रही थी। मृत्युंजय लोगों के चेहरे पढ़ना जानता था। वो समझ गया कि बात कुछ और है। वह पूछा, विक्टर, सीधे बताइए, क्या बात है? विक्टर ने उसे हमेशा एमजे ही कहा था और मृत्युंजय उसे सिर्फ विक्टर कहा करता था, किसी रिश्ते का नाम नहीं, क्योंकि दोनों जानते थे कि कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते। विक्टर थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, अगर आज मैं तुमसे कुछ मांगूं तो दोगे? मृत्युंजय बिना सोचे बोला, आप मुझसे मेरी जान भी मांग लेंगे तो मैं दे दूंगा। आपको मुझसे कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। विक्टर की आंखें भर आई। वो धीमे से कहा, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आज मैं कुछ और मांगने जा रहा हूँ। उसने सामने खड़ी मोना की तरफ देखा, फिर वापस मृत्युंजय की ओर और कहा, मैं चाहता हूँ एमजे कि तुम मोना से शादी कर लो। यह सुनते ही मृत्युंजय जैसे पत्थर का हो गया। उसकी ज़िंदगी में शादी, प्यार, जज्बात, इन सब के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसने कभी यह सोचने की ज़रूरत ही नहीं महसूस की थी कि उसे किसी के साथ ज़िंदगी बितानी है। लेकिन जिन हाथों ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था, उन हाथों को वो खाली नहीं लौटा सकता था। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वो बोला, मुझे मंजूर है। विक्टर के चेहरे पर राहत आ गई। मोना की आंखों में चमक दौड़ गई। लेकिन उसी पल मृत्युंजय ने आगे कहा, लेकिन एक बात साफ कर दूं विक्टर, मैं यह शादी कर लूँगा, लेकिन मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखिएगा, ना प्यार की, ना रिश्ते की, ना पति बनने की। आप जानते हैं कि मेरे लिए इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है जो मुझे कमज़ोर बनाए। मोना से मैं शादी कर लूँगा, पर मेरा दिल हमेशा पत्थर ही रहेगा। विक्टर खामोश रह गया। उसने मोना की तरफ देखा जो मुस्कुरा रही थी। विक्टर उसकी बात समझ गया था। उसने बस सिर हिला दिया। मोना को पूरा भरोसा था कि शादी के बाद मृत्युंजय खुद ब खुद उसका हो जाएगा, लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि मृत्युंजय के लिए इस दुनिया में कुछ भी मायने नहीं रखता है, कुछ भी नहीं। जब अगस्त ने देखा कि मृत्युंजय ने विक्टर को जुबान दे दी है, तो उसे अकेला पाकर वह उसके करीब आया। अगस्त की आवाज़ में एक अजीब सी तरफ थी। यह क्या था एमजे? तुम मोना से शादी करने के लिए हाँ कैसे कर सकते हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे दिल में कौन है। तुम्हारे दिल में तो बस तुम्हारी वो, मेरे दिल में कोई नहीं है। मृत्युंजय ने दहाड़ते हुए अगस्त की बात बीच में ही काट दी। उसकी आंखों में एक ऐसी बर्फीली ठंडक थी जो किसी को भी जमा दे। अगस्त, यह तुम अच्छी तरह से जान लो कि मेरी ज़िंदगी में अब किसी की ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद को जलाया है, अपने हर एक इमोशन का गला घोटा है, ताकि मैं उन लोगों को बर्बाद कर सकूं जिन्होंने मेरा सब कुछ छीना। इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। और रही बात विक्टर की, तो उसने मेरे लिए जो किया है उसके लिए अगर मैं मोना से शादी कर भी लूँ तो भी उसका एहसान नहीं चुका सकता। अगस्त के चेहरे पर एक दर्द भरी और कड़वी मुस्कान आई। उसने मृत्युंजय के कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ पिछले 10 सालों से हूँ एमजे, और इन 10 सालों से मैंने तुम्हें पल पल खुद को जलाते देखा है, तुम्हें इंसान से पत्थर बनते देखा है। लेकिन मैंने तुम्हारी इन्हीं आंखों में तुम्हारी नैना के लिए वो जज्बात भी देखे हैं जिन्हें तुम दुनिया से छुपाते हो। तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो, लेकिन खुद से नहीं। मृत्युंजय ने झटके से अगस्त का हाथ हटा दिया। सब झूठ है। तूने जो देखा वो सिर्फ एक वहम है। मेरी लाइफ में इन सब बेकार की बातों की कोई जगह नहीं है। अब मुझे भोपाल लौटना है, वापस जाना है जहाँ से मैं आया था, लेकिन वहाँ कदम रखने से पहले मुझे उन दरिंदों को ढूंढना है जिन्होंने मेरी माहिदी की दुनिया उजारी थी। मृत्युंजय का अब चेहरा पूरी तरह से एक क्रूर शिकारी जैसा हो गया था। प्रतिशोध की यह आग तभी बुझेगी जब रघुवंशियों का नामो निशान मिट जाएगा
और उस आग में अगर मुझे खुद को या अपनी खुशियों को होम करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। यह सोचते ही मृत्युंजय की आंखें खुल गई, जैसे कोई उसे जबरदस्ती अतीत की गहराइयों से खींचकर वर्तमान में ले आया हो। कमरा वही था, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। कुछ सेकंड तक यूं ही नैना को देखता रहा। उसकी आंखें गहरी लाल थी। वह धीरे से बुदबुदाया, मुझे मोना से शादी करनी ही होगी और उसके लिए मुझे तुम्हें छोड़ना होगा। तुम खुद को मुझ पर बर्बाद मत करो। मैंने तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल किया है अपने बदले के लिए, तुम्हारी माँ को मजबूर करने के लिए। रघुवंशी को वो टेंडर ना मिले इसलिए मैंने तुमसे शादी किया। मेरा बदला ही मेरा मकसद है। मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बादी के लिए बनी है और मुमकिन है कि इस रास्ते पर चलते हुए मैं खुद भी तबाह हो जाऊं, पर मैं तुम्हें तबाह नहीं देख सकता। इसलिए हमारा एक दूसरे से दूर रहना और एक दूसरे से नफरत करना ही जरूरी है। उसने आखिरी बार सोती हुई नैना को देखा और भारी कदमों से कमरे से बाहर निकलना चाहा, मानो अपनी ही भावनाओं से भाग रहा हो। उसके भारी कदम अभी कमरे की चौखट के बाहर जाने ही वाले थे कि अचानक उसे अपनी कलाई पर एक कोमल लेकिन मजबूत पकड़ महसूस हुई। वो झटका खाकर वहीं रुक गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और दिल की धड़कनें जैसे गले तक आ गई। उसने धीरे से गर्दन घुमाकर पीछे देखा। नैना जाग चुकी थी। उसकी उंगलियां मृत्युंजय की कलाई को कसकर थामे हुए थे। मृत्युंजय का कलेजा मुंह को आ गया। उसके दिमाग में एक ही सवाल हथौड़े की तरफ बज रहा था, क्या इसने सब सुन लिया? लेकिन जब उसने नैना के चेहरे की तरफ देखा तो वहाँ कोई गुस्सा या नफरत नहीं थी। नैना के चेहरे पर एक शांत रूहानी मुस्कान थी। वह मासूमियत से मृत्युंजय को देख रही थी। उसकी मुस्कान इतनी गहरी थी कि मृत्युंजय का पत्थर जैसा इरादा एक पल में मोम की तरह पिघलने लगा और उसकी पलकें भारी होने लगी थी। उनमें नमी उतर आई थी। उसने झटके से अपनी मुट्ठी भींची और अपनी कमजोरी को आंखों की कोरों में ही कैद कर लिया। वहीं नैना के सीने में जैसे कोई खंजर उतार रहा था। उसका दिल दर्द से फट रहा था। उसने मृत्युंजय का एक एक शब्द सुना था, पर उसने तय कर लिया था कि वह अपनी मोहब्बत को कमज़ोर नहीं पड़ने देगी। उसने अपने आंसुओं के सैलाब को अंदर ही दफन किया और ऐसे मुस्कुराई जैसे वो अभी अभी गहरी नींद से जागी हो। वह अपनी मुस्कान को ढाल बनाकर सोफे से खड़ी हो गई और हल्की सी शिकायत के साथ बोली, यह क्या मिस्टर रनावत, आप आए और मुझे जगाया भी नहीं। मैं तो आपका इंतज़ार करते करते सो गई थी। मृत्युंजय की नज़रें नैना पर जमी हुई थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो लड़की कल तक उससे नफरत करती थी वो आज इतनी शिद्दत से उसका इंतज़ार क्यों कर रही थी। मृत्युंजय रुखे स्वर में कहा, क्यों कर रही थी मेरा इंतज़ार? और ये क्या नया नाटक शुरू किया है तुमने? मेरा इंतज़ार करना, मेरी परवाह करना, ये तुम्हें शोभा नहीं देता नैना रघुवंशी। नैना ने अपने दिल पर पत्थर रखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन आप पर यह बेरुखी और ये एटीट्यूड बहुत शोभा देता है मिस्टर रनावत। आप शायद भूल रहे हैं, आपने ही तो मुझसे कहा था कि जब तक आप घर नहीं आ जाते मुझे आपका इंतज़ार करना होगा। जब तक मैं अपने हाथों से आपके लिए खाना ना लगा दूँ तब तक मुझे सोने का हक नहीं है। वह अलग बात है कि मेरी आंखें लग गई थी, पर देखिए मैं अब उठ गई हूँ ताकि आपको खाना खिला सकूँ। मृत्युंजय ने अपना हाथ उसकी पकड़ से झटकते हुए सख्ती से कहा, मुझे भूख नहीं लगी है। नैना का चेहरा एक पल के लिए मायूस हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। वो फिर से हंसते हुए बोली, लेकिन मुझे तो भूख लगी है। मृत्युंजय ने सख्ती से कहा, तो तुम जाकर खा सकती हो। नैना ने भी अधिकार के साथ कहा, ऐसे कैसे? मालिक भूखा रहे और गुलाम खाना खा ले, ऐसा कहीं होता है क्या? खाऊंगी तो आपके साथ ही, वरना मुझे भी नहीं खाना। अलग बात है कि मैंने बहुत देर से कुछ खाया नहीं है और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मृत्युंजय का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। वह उसे बाहों से पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए दहाड़ा, ये क्या हरकत है तुम्हारी? हर बार तुम ऐसा क्यों करती हो? मुझे समझ नहीं आ रहा स्वीटहार्ट कि तुम आखिर चाह क्या रही हो। तुम्हारा यह बदला व्यवहार मुझे। नैना बात काटते हुए धीरे से बोली, तकलीफ दे रहा है। मृत्युंजय अचानक खामोश हो गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया, जैसे नैना ने उसके दिल की कोई दुखती रग छू ली हो। नैना ने एक फीकी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा। बस 1 साल की ही तो बात है मिस्टर रनावत। 1 साल बाद ये सारी तकलीफ़ें खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तब तक आप मुझे बर्दाश्त कर ही सकते हैं, है ना? कमरे में एक भारी खामोशी फैल गई थी। हवा में तनाव इतना गहरा था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था।
दोनों अपनी अपनी भावनाओं से जंग लड़ रहे थे। मृत्युंजय की आंखों में वही पुरानी बर्फीली नफरत और मजबूरी का मिला जुला भाव था, जबकि नैना का दिल अंदर ही अंदर लहूलुहान था। नैना ने एक गहरी सांस ली, खुद को पत्थर सा मजबूत करके बोलना शुरू किया। अगर हम एक बेजुबान जानवर को भी पालते हैं ना, तो वक्त के साथ उससे भी जुड़ाव हो जाता है। हम उस पर अधिकार जताने लगते हैं और बदले में वह जानवर भी हमसे वफादारी और प्यार करता है। मैं तो एक जीती जागती इंसान हूँ, तो क्या यह जरूरी है कि हर बार आप मुझे अपनी बेरुखी और अपना यह ईगो ही दिखाएं? मृत्युंजय चुपचाप उसे सुन रहा था। नैना की हर बात उसके सीने में तीर की तरह चुभ रही थी। वहीं नैना की नज़रें उस पर तिरछी हो गई और उसके होठों पर एक दबी मुस्कान आई। वह आगे बोली, क्या हम एक साल एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं बिता सकते? एक दोस्त की तरह। आप मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि आपको रघुवंशी सरनेम से नफरत है, पर अब तो मैं रघुवंशी रही ही नहीं, मैं तो रनावत हो चुकी हूँ। भले ही एक साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही सही, पर हूँ तो सही ना। तो क्या आप सिर्फ एक साल के लिए अपनी नफरत भूल नहीं सकते? मृत्युंजय का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। वह नैना के शब्दों के पीछे छिपे उस दर्द और उस तरफ को महसूस कर पा रहा था जिसे वह खुद भी अपने अंदर दबाए बैठा था, पर उसका दिमाग उसे बार बार विक्टर और मोना के वादे की याद दिला रहा था। नैना ने अपनी आंखों की नमी को छुपाते हुए एक फीकी मुस्कान दी। तो मिस्टर रनावत, अब आप खाना खाने के लिए नीचे चल रहे हैं या मैं खाना लेकर यहीं ऊपर आ जाऊं? आप सोच लीजिए, इंतज़ार करना तो मेरी आदत बन गई है। मृत्युंजय ने कुछ पल नैना की आंखों में देखा। उसे समझ आ गया था कि वह नैना की जिद और उसकी मासूमियत के आगे हार रहा है। उसने अपने गुस्से और अपनी बेचैनी को किसी तरह काबू में किया और धीमी और गंभीर आवाज़ में कहा, ठीक है, तुम नीचे चलो, मैं बस फ्रेश होकर आता हूँ। और मृत्युंजय उसकी नज़रों से ओझल हुआ। नैना की बंधी हुई हिम्मत एक पल में ताश की पत्तों की तरह ढह गई। उसकी आंखें, जिन्होंने अब तक बड़ी मुश्किल से आंसुओं के सैलाब को रोक रखा था, अचानक छलक पड़ा। वह अपनी सिसकियां दबाते हुए सोफे पर बैठ गई और कांपती हुई आवाज़ में खुद से बुदबुदाई, मैं नहीं जानती कि विक्टर कौन है और आपने उस मोना से शादी का वादा क्यों किया। सच कहूँ तो अब मैं यह जानना भी नहीं चाहती मिस्टर रनावत, क्योंकि मुझे बस इतना मालूम है कि हमारी शादी चाहे जैसी भी हुई हो, इसकी शुरुआत चाहे कितनी ही नफरत और कड़वी रही हो, लेकिन यह जोड़ा मेरे महाकाल ने बनाया है। उसने अपने आंखों के आंसू पोंछे, पर उसकी आवाज़ में अब एक अजीब सी शक्ति थी। मुझे अपने महादेव पर पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है कि आप इस रिश्ते को कभी नहीं तोड़ पाएंगे, चाहकर भी नहीं, क्योंकि मैं आपकी नज़रों को पढ़ती हूँ, मैं आपकी धड़कनों को महसूस करती हूँ। वह चीख चीख कर कहती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार है। आपकी आंखों की वह तरफ मुझसे छिपी नहीं है। नैना ने खिड़की के बाहर अंधेरे आसमान की तरफ देखा, जहाँ चांद बादलों के पीछे छुपा था। मैं जानती हूँ कि आपके लिए मुझसे नफरत का नाटक करना बहुत मुश्किल है। किसी ने सच ही कहा है कि सच्ची मोहब्बत आसान नहीं होती, यह आग का दरिया है जिसे पार करके ही जाना पड़ता है। तो आज मेरा भी आपसे वादा है मिस्टर रनावत, आपको पाने के लिए नैना किसी भी आग की दरिया को पार कर लेगी। मैं आप तक पहुँच कर ही रहूँगी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा, जहाँ दर्द और सुकून एक साथ महसूस हो रहे थे। फ़र्क नहीं पड़ता कि इस सफ़र में मेरे पैर जलेंगे या मेरा दिल, लेकिन इस दिल पर अब सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। आप भले ही मोना का नाम लें, पर आपकी रूह पर नाम सिर्फ नैना का ही लिखा है। वहीं वॉशरूम के अंदर शावर के नीचे खड़ा मृत्युंजय भी शांत नहीं था। पानी की गिरती बूंदों के बीच वह अपनी बंद आंखों के सामने बार बार नैना का ही चेहरा देख रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि वह जिस दीवार को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, नैना की मोहब्बत उसे हर पल गिरा रही है। वहीं नैना किचन में जाकर जल्दी जल्दी खाना गर्म किया। वह जानती थी कि मृत्युंजय को इंतज़ार करना पसंद नहीं है। जैसे वो खाना लेकर बाहर आई, उसने देखा कि मृत्युंजय पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। उसे वहाँ बैठा देख उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान तर गई। उसने फुर्ती से टेबल पर खाना लगाया और खड़ी होकर मंत्रमुग्ध सी मृत्युंजय को निहारने लगी। मृत्युंजय को उसकी नज़रों की तपिश महसूस हुई। वह भारी और सख्त आवाज़ में कहा, क्या हुआ? अब मुझे निहारती ही रहोगी या खुद भी यहाँ बैठकर खाओगी, या फिर चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं? नैना की आंखों में एक चमक आ गई। वह शरारत से मुस्कुराई और बोली, आइडिया बुरा नहीं है मिस्टर रनावत,
अगर आप अपने हाथों से खिलाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मृत्युंजय ने झुंझुलाकर अपना सिर झटका। तुम्हारी ये बिना सिर पैर की बातें मेरी समझ से परे हैं स्वीटहार्ट। चुपचाप बैठो, अपने हाथों को थोड़ा कष्ट दो और खाना खाओ। नैना झुंझुलाकर अपनी प्लेट लगाने लगी, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक शरारत सूझी। जैसे ही उसने गर्म सब्जी का डोंगा उठाने की कोशिश की, उसने जानबूझकर एक सिसकी भरी। आह! मृत्युंजय की भवें तन गई और वो झटके से अपनी कुर्सी से उठा। उसके चेहरे पर फिक्र साफ दिखाई दे रहा था। क्या हुआ? नैना मासूमियत का नाटक करते हुए बोली, मेरा हाथ जल गया है शायद। मृत्युंजय ने बिना एक पल गवाए नैना की हथेली को अपने हाथों में थाम लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, पर छुअन में एक अजीब सी फिक्र थी। वह गौर से उसकी उंगलियों को देखने लगा और पूछा, कहाँ जला है तुम्हारा हाथ? नैना उसे फिक्रमंद देख मन ही मन मुस्कुरा रही थी। मृत्युंजय ने पूछा, कहाँ जला है, कुछ बताओगी? कोई निशान तो नज़र नहीं आ रहा है। नैना मासूमियत से बोली, निशान होना जरूरी है क्या? जब हाथ जलता है तो अंदरूनी जलन भी तो होता है ना। बहुत कष्ट हो रहा है। मुझे लगता है आज मैं अपने हाथों से खाना नहीं खा पाऊंगी। आप एक काम कीजिए, आप खाना खा लीजिए, मैं ऊपर सोने चली जाती हूँ। नैना ने अपना हाथ छुड़वाने का नाटक किया और मुड़ने लगी, लेकिन मृत्युंजय की पकड़ अब और भी सख्त हो गई थी। उसकी पारखी नज़रें नैना के चेहरे पर गर गई थी। नैना ने तुरंत अपनी नज़रें चुरा ली, क्योंकि वह समझ गई थी कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। मृत्युंजय अच्छी तरह से जानता था कि यह सब एक नाटक है। उसने सख्ती से कहा, हो गया तुम्हारा, अब चुपचाप बैठो और खाना खाओ। नैना मासूमियत का मुखौटा पहनकर बोली, आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो मत कीजिए मिस्टर रनावत, पर सच तो यही है कि मेरा हाथ जल गया है और मुझे बहुत जलन हो रही है। लेकिन आपको क्या? आज अगर मेरी मॉम होती या मेरे भाई होते तो वो। नैना की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मृत्युंजय ने गुस्से में अपने दांत पीसे। उसे अच्छी तरह से पता था कि नैना उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, पर वह चाहकर भी उसे अनदेखा नहीं कर पा रहा था। वह बोला, चुपचाप बैठो, मैं खिला देता हूँ, लेकिन खबरदार, आइंदा मुझे इस तरह ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना। नैना ने अपनी पलकें झपकाई और इतनी बेकसूर बन गई जैसे दुनिया की सबसे मासूम लड़की वही हो। मृत्युंजय ने अपने ही प्लेट में निवाला बनाया और बड़े सधे हुए हाथों से उसे नैना की तरफ बढ़ाया। जैसे वह निवाला नैना के करीब आया, उसकी आंखों में अचानक आंसू भर आए। वह इस पल की गहराई और मृत्युंजय की इस छिपी हुई फिक्र को देखकर खुद को रोक नहीं पाई। वहीं मृत्युंजय का दिल भी एक पल के लिए ठहर सा गया। उस निवाले को खिलाते वक्त उसे बरसों पुरानी बचपन की धुंधली यादें घेरने लगी। उसे याद आया कि कैसे बचपन में वह छोटी सी नैना को अपने हाथों से जिद करके खिलाया करता था। वही मासूमियत, वही चेहरा। वक्त बदल गया था, नफरत बीच में आ गई थी, पर एहसास आज भी वही था। दोनों की नज़रें एक दूसरे में उलझ गई। कमरे की रोशनी जैसे उन दोनों के बीच के उस पुराने रिश्ते को फिर से जिंदा कर रही थी। मृत्युंजय भारी आवाज़ में पूछा, अब ये तुम्हारी आंखों में नमी कैसी? क्या अब सच में हाथ जलने लगा? नैना सिसकते हुए मुस्कुराई, कुछ नहीं, बस ऐसा लगा जैसे मेरा बचपन वापस आ गया। इससे पहले कि मृत्युंजय कुछ और कह पाता, नैना ने झपटकर मृत्युंजय का हाथ पकड़ा और वह निवाला अपने मुंह में भर लिया। उस एक निवाले में सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि सालों का वो अधूरा प्यार और दर्द भी था, जिससे मृत्युंजय लाख कोशिशों के बाद भी मिटा नहीं पा रहा था। नैना के गर्म आंसू जैसे ही उसके सख्त हथेलियों पर गिरे, उसके अंदर जैसे कोई ज्वालामुखी शांत हो गया हो। उसने अपनी आंखें कसकर बंद की और एक गहरी ठंडी सांस ली। उसने बड़े धीरे से अपने अंगूठों से नैना के गालों पर बहती नमी को पोंछा। मृत्युंजय धीमी पर गहरी आवाज़ में कहा, तुम रोती भी हो? यह मैंने आज पहली बार जाना। मुझे तो लगता था कि तुम बहुत स्ट्रांग लड़की हो, पर तुम इतनी इमोशनल हो यह नहीं जानता था। नैना उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, मुझे आपसे बेहतर शायद ही कोई जानता होगा मिस्टर रनावत। यह सुनते ही मृत्युंजय का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसकी नज़रें और भी गहरी हो गई। नैना ने तुरंत अपनी बात संभाली, क्योंकि वह जानती थी कि अभी सच बोलने का सही वक्त नहीं है। वह मुस्कुराते बोली, आप भी गजब बात करते हैं। हमारे रिश्ते को 2 महीने से ज़्यादा हो गए। इंसान को समझने के लिए एक पल काफ़ी होता है। क्या 2 महीने में आप मुझे नहीं समझ पाए? मैं उतनी सख्त नहीं हूँ जितने आप हैं। मेरे अंदर भी जज्बात है। मैं रो सकती हूँ, हंस सकती हूँ, नाच गा सकती हूँ,
और चिल्ला भी सकती हूँ, बस आपने अब तक मौका ही नहीं दिया था। मृत्युंजय ने अपने भवें सिकुड़ ली और वह सख्ती से बोला, मौका मैं तुम्हें अभी भी नहीं दे रहा हूँ, पर तुम अपनी हदें पार कर रही हो। अब चुपचाप खाना खाओ, वरना। नैना शरारत से पूछी, वरना क्या मिस्टर अनावत? मृत्युंजय ने कहा, वरना ये स्वीटहार्ट कि हम रात भर यहीं बैठे बातें करते रहेंगे और कल की पार्टी के लिए तुम उठ नहीं पाओगी, फिर पार्टी में कैसे जाओगी? इसलिए खामोशी से अपना खाना खत्म करो। मृत्युंजय की उस शक्ति में भी एक अजीब सी नरमी थी। दोनों ने बाकी का खाना बिना कुछ बोले खत्म किया, पर डाइनिंग टेबल के उस सन्नाटे में भी हजारों शब्द तैर रहे थे। रात के उस पहर में सिर्फ खाना ही नहीं खाया जा रहा था, बल्कि दो टूटते हुए दिल एक दूसरे की धड़कनों को महसूस कर रहे थे। वहीं रघुवंशी विला के उस आलीशान हॉल में अब सिर्फ सन्नाटा नहीं, बल्कि बरसों से दफन गुनाहों की चीखें गूंज रही थी। सौर और वीर की आंखें हैरत और गहरे अविश्वास से फटी की फटी रह गई थी। उनके गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, मानो उस कड़वे सच ने उनके वजूद का गला घोट दिया हो। मीरा जी, त्रिशा और रणविजय जी की आंखों से बहते आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि जो कुछ भी आज उजागर हुआ है वह कोई बुरा सपना नहीं, बल्कि एक खौफनाक हकीकत है। सौर और वीर, जिन्हें अपने रघुवंशी होने पर अटूट घमंड था, जो इस नाम को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाने के लिए दिन रात एक कर रहे थे, उन्हें आज पता चला कि यह आलीशान महल और यह रुतबा किसी की मासूमियत, किसी के खून और किसी की मौत की बुनियाद पर खड़ा है। उनके कानों में अभी वही नाम गूंज रहा था, अर्जुन रघुवंशी, उनका अपना सगा चाचा। और उसने मृत्युंजय की छोटी बहन माही के साथ जो घिनौनी और रूह कपा देने वाली हरकत की थी, उसे सुनकर सौर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसा उसका दम घुट जाएगा। जिस रघुवंशी टाइटल को वो शान से अपनी छाती पर लगाए फिरते थे, आज वही उसे किसी जहरीले सांप की तरह डस रहा था। रणविजय जी की नज़रें जमीन पर गिरी हुई थी। उनके माथे पर पसीने की बूंदें और कांपते हाथ उनकी अंदरूनी दहशत बयान कर रहे थे। उन्हें डर था कि आज उनके बेटे शायद उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। वहीं सौर और वीर जैसे अपनी शुद्ध बुद्ध खो चुके थे। दोनों धराम से सोफे पर बैठ गए। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। उनकी यादों में वो धुंधली तस्वीरें कौंध रही थी। 20 साल पहले उनका मृत्युंजय के साथ बचपन याद आते ही उनकी आंखें नम हो गई थी। वह दोनों कसकर अपनी आंखें बंद कर लिए। सौर कांपती और फटी हुई आवाज़ में कहा, तो मृत्युंजय हमसे नफरत नहीं कर रहा था डैड, वह तो बस हमें आईना दिखा रहा था। हम जिस विरासत पर नाज करते थे वह तो मासूम माही की लाश पर खड़ी है। धिक्कार है हमें, और धिक्कार है इस रघुवंशी खून पर। रणविजय जी का अंतर्मन उन्हें कचोट रहा था। वह लड़खड़ाते कदमों से सौर और वीर के पास जाना चाहते थे, शायद उन्हें गले लगाकर अपनी मजबूरी बताना चाहते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाया, मीरा जी के ठंडे लेकिन सख्त हाथ ने उनकी कलाई थाम ली। रणविजय जी ने जब पलटकर देखा तो मीरा जी की आंखों में एक अलग सा ठहराव था। वह धीमी आवाज़ में बोली, इस वक्त उन्हें अकेला छोड़ दीजिए रणविजय जी। अभी आपसे या मुझसे बात करना उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। उन्हें इस कड़वे सच को खुद में जज्ब करने दीजिए। रणविजय जी ने एक ठंडी सांस ली और बिना कुछ कहे अपना सिर झुकाए भारी मन से अपने कमरे की ओर चले गए। उनके पीछे पीछे त्रिशा भी अपने कमरे में चली गई, जिसकी आंखों के आंसू अब सूख चुके थे और वहाँ एक अजीब सा खालीपन आ गया था। मीरा जी कुछ पलों तक अपनी दोनों संतानों को देखती रही, जो आज अपनी ही पहचान से हार गए थे, और फिर वो भी चुपचाप वहाँ से ओझल हो गई। हॉल में अब सिर्फ सौर और वीर रह गए थे। वो अभी भी उसी मुद्रा में बैठे थे जिसे किसी ने उनके शरीर से जान निकाल ली हो। वहीं रनावत मेंशन। खाना खत्म करने के बाद मृत्युंजय खामोशी से कमरे में आ गया और बेड पर आंखें बंद करके लेट गया। थोड़ी देर बाद नैना कमरे में दाखिल हुई। पिछले 2 महीनों का दस्तूर था कि नैना सोफे पर सोती थी और मृत्युंजय बेड पर, लेकिन आज नैना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह दबे पांव बेड के पास पहुंची और बिल्कुल किनारे पर जाकर लेट गई। मृत्युंजय, जिसकी नींद कच्ची थी और जो नैना की हर आहट पहचानता था, तुरंत आंखें खोलकर बैठ गया और हैरानी से बोला, यह क्या नया ड्रामा है स्वीटहार्ट? तुम तो बेड पर नहीं सोती, फिर आज यहाँ कैसे? जाओ अपने सोफे पर। नैना मासूमियत से कमर सहलाते बोली, नहीं मिस्टर अनावत, 2 महीने से सोफे पर सो सोकर मेरी कमर अकड़ गई है। अब बहुत दर्द होता है, इसलिए अब से मैं बेड पर ही सोऊंगी। मृत्युंजय एक पल के लिए सन रह गया। यह लड़की कुछ दिनों से उसे नए नए झटके दे रही थी। उसने चिढ़कर चादर हटाई और गुस्से से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें अपनी कमर की इतनी ही फिक्र है
तो तुम यहाँ सो जाओ, मैं सोफे पर चला जाता हूँ। इतना कहकर मृत्युंजय बेड से उठा और सोफे की तरफ बढ़ गया। नैना का चेहरा तुरंत उतर गया। उसने मन ही मन खुद को कोसा, मैंने क्या सोचा था और यह तो उल्टा ही हो गया। मृत्युंजय सोफे पर लेट तो गया, पर नैना को घूरते हुए बोला, अब क्या प्रॉब्लम है? अब तुम्हें बेड पर भी नींद नहीं आ रही है? नैना मुंह बनाकर बोली, नहीं मिस्टर रनावत, असल में ये बेड बहुत बड़ा है। जब मैं देहरादून में थी तो हॉस्टल में सिंगल बेड पर सोने की आदत थी और यहाँ पर भी सोफे पर सोती थी, और तब मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता था। पर इतने बड़े बेड पर अकेले सोने में मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगी या कोई आ जाएगा। मृत्युंजय ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे नैना के ये बेतुके तर्क जरा भी समझ नहीं आ रहे थे। उसने झुंझुलाकर कहा, क्या बकवास कर रही हो? बेड बड़ा है तो डर लग रहा है, सोफे पर कमर टूट रही है। आखिर तुम चाहती क्या हो? नैना खुद भी नहीं जानती थी कि वो क्या बोल रही है। बस वो मृत्युंजय को अपने पास देखना चाहती थी। मृत्युंजय सोफे से झटके के साथ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में सख्ती और आवाज़ में एक चेतावनी थी। देखो स्वीटहार्ट, अगर तुम चुपचाप जाकर बेड पर नहीं सोई तो कसम से तुम्हें पूरी रात बैल्कनी में गुजारनी पड़ेगी। मेरे गुस्से को और मत उकसाओ, चुपचाप बेड पर जाओ और मुझे सोने दो। नैना ने बुरी तरह मुंह बनाया और बुदबुदाते हुए बेड पर चली गई और मन ही मन बोली, बुद्धू कहीं के, समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इतने बेवकूफ़ है कि इशारे तक नहीं समझते। खैर, हार मानकर नैना बेड के एक कोने में जाकर लेट गई। सच तो यह था कि उसे उस विशाल बेड पर नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदलते बदलते और मन ही मन मृत्युंजय को कोसते हुए काफ़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे नींद आ ही गई। जैसे ही नैना की गहरी और शांत सांसों की आवाज़ कमरे के सन्नाटे में गूंजने लगी, मृत्युंजय अपनी आंखें खोलकर सोफे पर बैठ गया। वह सो नहीं पाया था। उसकी गहरी और बेचैन नज़रें बेड पर सोई नैना पर टिकी थी। वह धीमी आवाज़ में बोला, क्या हो गया है इसे? इतना अजीब बिहेव। कहीं मुझे इसे दिमाग के डॉक्टर को ना दिखाना पड़ जाए। अगर इसकी ऐसी ही हरकतें रही तो मेरे लिए ये 1 साल काटना नामुमकिन हो जाएगा। वह कुछ देर तक उसे यूं ही देखता रहा, फिर अपनी भी आंखें बंद कर लिया। सुबह की सुनहरी धूप ने जब नैना के गालों को छुआ तो वह किसी खिली हुई कली की तरह अंगड़ाई लेते हुए उठी। उसकी नज़रें सीधे सोफे पर गई तो वहाँ सन्नाटा था। मिस्टर रनावत सूरज उगने से पहले ही गायब हो चुके थे। नैना ने अपने बिखरे बालों को झटका और सीधे आईने के सामने खड़ी हो गई और आईने को घूरते हुए बोली, ओहो, मिस्टर एमजे द ग्रेट फरार हो गए। आपको क्या लगता है आप सुबह सुबह गायब होकर अपनी शक्ति दिखाएंगे तो मैं कोने में बैठकर आंसू बहाऊंगी? हाय, मेरे पतिदेव कहाँ चले गए? उसने कमर पर हाथ रखा और अचानक कमरे के बीचों बीच खड़ी होकर जैसे पूरी दुनिया को संबोधित करने लगी। वह पूरे टसन में बोली, अरे भाई, बहुत हो गया यह रोना धोना। पूरे 32 एपिसोड बीत गए और हमारी लेखिका जी ने क्या दिखाया? सिर्फ मायूसी, उदासी, रंजिश और करवाहट। ऑडियंस भी बेचारी रुमाल भिगो भिगो कर थक गई होगी। अब बस, अब एंट्री हो रही है चुलबुली नैना मृत्युंजय रनावत की। अब रोने का टाइम खत्म और मेरे उस पत्थर दिल पति के दिल को पिघलाने का टाइम शुरू। उसने अलमारी से अपनी सबसे कातिलाना साड़ी निकाली और उसे अपने ऊपर रखकर इठलाने लगी। नैना शरारत भरी मुस्कान के साथ बोली, अब नफरत का कोटा ओवर हो चुका है बॉस। अब तो सिर्फ प्यार की बारिश होगी। वह मोना जल कुकरी चाहे कितनी भी बिक्टर पिक्टर वाले वादे ले आए, पर इस नैना के आगे उसकी दाल नहीं गलने वाली। मैं भी अपने पति को उस विक्टर के वादे से छीनकर वापस लाने का खुद से वादा किया है। आज की पार्टी में मैं तो ऐसे जलवा बिखेरूंगी कि मिस्टर खरूस की नज़रें अपने इस हॉट एंड ब्यूटीफुल बीबी पर ऐसे चिपकेगी कि फेविकॉल भी फेल हो जाए। उसने आईने में खुद को फ्लाइंग किस किया और चहकते हुए बोली, तैयार हो जाइए मिस्टर रनावत, क्योंकि आज आपकी नफरत की छुट्टी होने वाली है और मेरी मोहब्बत की फुलझड़ियाँ चलने वाली है। जनता को भी तो अब प्यार चाहिए, है ना? आपकी ये सस्ती नफरत और ये झूठा गुस्सा मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। आप नफरत का कोटा पूरा कीजिए, मैं अपनी मोहब्बत की बारिश करूंगी। देखते हैं आपका नफरत का छाता कब तक टिकता है। कुछ देर बाद नैना किसी ताज़ा खिली कली की तरह चहकती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसकी आंखें हॉल में इधर उधर ऐसे डोल रही थी जैसे कोई रडार सिग्नल ढूंढ रहा हो। हॉल में विक्रम जी, सुलक्षणा जी, गौरी जी और मेघा बैठे थे, जिनकी नज़रें नैना के इस बदले हुए अंदाज पर टिक गई।
पर नैना को तो होश ही नहीं था। उसे लगा शायद उसके मिस्टर रनावत हॉल में कॉफ़ी पी रहे होंगे। वह मन ही मन बोली, कहाँ गए मेरे पत्थर दिल पतिदेव। इतनी जल्दी नीचे आई ताकि एक बार तो दीदार हो जाए, पर यहाँ तो सन्नाटा है। वहीं विक्रम जी ने अपनी चाय की आखिरी घूंट भरे और बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर चले गए। सुलक्षणा जी की नज़रें उस पर गहरी थी, पर मेघा की आंखों में तो शरारत का सैलाब उमड़ा था। वह कोहनी मारते हुए बोली, क्या बात है नैना, ये नज़रें किसी खास को ढूंढ रही है क्या? सीढ़ियों से उतरते वक्त तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई खोई हुई जागीर तलाश रही हो। नैना ने झेपते हुए अपना निचला होठ दांतों तले दबाया और एक नकली मुस्कुराहट चेहरे पर चिपका ली। नहीं भाभी, मैं भला किससे ढूंढूंगी, मैं तो बस शाम की पार्टी के बारे में सोच रही थी। मेघा हंसते हुए, अरे इतनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी शाम को 7 बजे है और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई 12 घंटे पहले से पार्टी के लिए इतना बेचैन होता है। सच सच बताओ, किसे ढूंढ रही थी? नैना ने एक लंबी सांस ली और हार मान ली और धीमी आवाज़ में बोली, वो मिस्टर रनावत कहीं दिख नहीं रहे हैं। गौरी जी प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, बेटा मृत्युंजय तो सुबह जल्दी ही ऑफिस निकल गया और उसने कहा है कि वो ऑफिस से सीधे होटल पहुंचेगा, यानी डायरेक्ट पार्टी में। यह सुनते ही नैना का चेहरा ऐसे उतरा जैसे किसी ने गुब्बारे से हवा निकाल दी हो। उसके सारे रोमांटिक्स प्लान्स, वे नज़रों से नज़रों का टकराना, सब पर एक झटके में पानी फिर गया। वह मन ही मन बोली, वाह रे किस्मत, मैं यहाँ मोहब्बत की बारिश करने का सोच रही थी और जनाब ने तो बादलों का रास्ता ही बदल दिया। ऑफिस से डायरेक्ट पार्टी, मतलब अब सीधे वहीं मुलाकात होगी। जहाँ एक तरफ नैना प्यार और शरारत के ताने बाने बुन रही थी, वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी रघुवंशी के केबिन में मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी। उनकी आंखों में खून उतर आया था। मृत्युंजय ने कल जिस तरह उनके अपने परिवार और नौकर चाकरों के सामने उनकी गर्दन पकड़ी थी, उस बेइज्जती का एहसास आज भी उनकी खाल झुलसा रही थी। मुठ्ठियाँ इतनी जोर से भींची थी कि नाखून हथेलियों में गिर रहे थे। वह कल से घर नहीं गए थे। अपनों की नज़रों में अपनी ही हार का अक्स देखना उनके बस की बात नहीं थी। वो रात भर ऑफिस के इसी अंधेरे केबिन में कैद रहे, अपनी जिल्लत का जहर पीते हुए। ऊपर से टीवी पर न्यूज़ आ रही थी, रनावत साम्राज्य का बढ़ता परचम। आज रात शहर के सबसे बड़े होटल में टेंडर की जीत का जश्न। न्यूज़ एंकर की एक एक बात पृथ्वी रघुवंशी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। उनका हर दाव, हर चाल और हर गुरूर मृत्युंजय ने मिट्टी में मिला दिया था। पास ही खड़ा खन्ना खामोशी से उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी थी। वह मन ही मन बोला, पता नहीं अब ये क्या नया बवाल करेंगे। इनका तो हर तीर निशाने से चुकता जा रहा है। अब इन्हें कौन समझाए कि जिसे ये भिड़ रहे हैं वह कोई मामूली इंसान नहीं है। मृत्युंजय रनावत उस भट्टी से तपकर निकला है जहाँ लोहे को भी मोम बना दिया जाता है, और जो मौत के साए में पला हो उसे हार या मौत से डर नहीं लगता। तभी केबिन के सन्नाटे को चिरते हुए पृथ्वी रघुवंशी की दहाड़ गूंजी। उनकी आवाज़ में वो जहर था जो किसी की भी रूह कपा दे। वह बोले, खन्ना, जिस इंसान की आंखों में मौत का डर ना हो उसे अपनी इज्जत गंवाने का डर सबसे ज़्यादा होता है। मृत्युंजय रनावत नैना की साए की तरह हिफाजत कर रहा है, इसलिए अब शिकार बदल दिया जाए। खन्ना जो अब तक बुत बना खड़ा था, हैरानी से पृथ्वी रघुवंशी को देखने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह किस हद तक गिरेंगे। खन्ना हकलाते हुए पूछा, मालिक मैं कुछ समझा नहीं। पृथ्वी रघुवंशी गुस्से में मेज पर मुक्का मारते हुए बोले, ये टेंडर उसकी इज्जत में 4 चांद लगा रहा है ना? अब कुछ ऐसा होगा कि पूरी महफिल उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ते हुए देखेगी। मृत्युंजय ने कल मेरी गर्दन पकड़कर मुझे मेरे ही पोतों की नज़रों में गिराया था और उस अवार्ड फंक्शन में एक मामूली लड़की के हाथों मुझे नीचा दिखाया था। अब बेइज्जती का बदला सिर्फ बेइज्जती से ही लिया जाएगा। पृथ्वी रघुवंशी खन्ना के करीब आए और उसकी आंखों में झांकते बोले, एक ऐसी लड़की ढूंढो जो कुछ भी करने को रेडी हो। उसे मुंह मांगी कीमत दो। उसे आज की पार्टी में मृत्युंजय के करीब जाना है और कुछ ऐसा तमाशा करना है कि पूरी दुनिया के सामने मृत्युंजय रनावत का चरित्र तार तार हो जाए। वहीं शाम का समय, भोपाल का रनावत 7 स्टार होटल आज किसी जगमगाते महल से कम नहीं लग रहा था। एशिया के टॉप 10 होटलों में शुमार इस आलीशान इमारत का कोना कोना सजाया गया था। फूलों की महक, मध्यम संगीत और कीमती झाड़ फानूस की रोशनी में भोपाल की तमाम बड़ी हस्तियां, मंत्री, बिजनेसमैन, रसूखदार लोग जमा होने लगे थे। होटल के बाहर मीडिया का भारी जमावड़ा था।
कैमरे की फ्लैश लाइट्स और रिपोर्टर्स की सरगर्मी तब और बढ़ गई जब एक चमचमाती लग्जरी स्पोर्ट्स कार आकर रुकी। कार का दरवाज़ा खुला और मृत्युंजय रनावत बाहर निकला। उसने आज एक डार्क चारकोल ग्रे कलर का कस्टमाइज्ड टक्सीडो पहना था, जिसमें उसकी शख्सियत किसी ग्रीक गॉड की तरह प्रभावशाली लग रही थी। मीडिया ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। सवालों की बौछार होने लगी। मृत्युंजय ने चश्मा हटाकर बस एक नज़र कैमरे की तरफ देखा और ठंडी आवाज़ में कहा, पार्टी एंजॉय कीजिए, नो कमेंट्स। इतना कहकर वो आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी मोना अचानक उसके बगल में आकर खड़ी हो गई। मृत्युंजय की भवें गुस्से और हैरानी से सिकुड़ गई। मोना आज हद से ज़्यादा बोल्ड और हॉट लग रही थी। उसने ब्लैक कलर का हाफ शोल्डर शॉर्ट गाउन पहना था जो उसकी बॉडी को पूरी तरह कम्प्लीमेंट करा था। उसके बाल स्टाइलिश कर्ल्स में खुले थे और मेकअप काफ़ी डार्क और बोल्ड था। जैसे ही मोना ने मृत्युंजय का हाथ थामने की कोशिश की, मृत्युंजय ने दांत पिसते हुए धीरे से फुसफुसाया, यह क्या बदतमीजी है मोना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोना ने कैमरे की तरफ देखकर एक बनावटी और कातिलाना मुस्कान दी और मृत्युंजय के कान के पास झुककर बोली, बदतमीजी नहीं है मुझे, हक है मेरा। आज मैं उसी के साथ हूँ जिसके साथ मुझे होना चाहिए। पूरी मीडिया देख रही है, सीन क्रिएट मत करो। मृत्युंजय का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, पर मीडिया के सामने वह तमाशा नहीं चाहता था। वह बिना कुछ बोले तेज कदमों से होटल के अंदर चला गया और मोना एक विजेता की तरह उसके पीछे चल दी। तभी बाहर एक और लग्जरी वैन आकर रुकी। यह रनावत परिवार की गाड़ी थी। सुलक्षणा जी, गौरी जी और मेघा बाहर उतरी, लेकिन सबकी सांसें तब थम गई जब गाड़ी का आखिरी दरवाज़ा खुला। नैना बाहर निकली। उसने वह मिडनाइट ब्लू कलर का गाउन पहना था जिस पर बारीक डायमंड वर्क था। उसका मेकअप आज डार्क नहीं बल्कि बहुत ही एलिगेंट और रॉयल था। उसके माथे पर लगी छोटी सी नीली बिंदी और गले में मृत्युंजय का दिया हुआ मंगलसूत्र उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। होटल के भव्य हॉल के भारी दरवाजे जैसे ही खुले, वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थम गई। झुमरों की सुनहरी रोशनी में जब नैना की मिडनाइट ब्लू गाउन के हीरे से टकराई तो पूरा हॉल एक जादुई चकाचौंध से भर गया। नैना आज किसी चलते फिरते ख्वाब जैसी लग रही थी। वेस्टर्न गाउन के साथ उसकी छोटी सी नीली बिंदी और गले में चमकता मंगलसूत्र एक ऐसा संगम बना रही थी जिससे नजरें हटाना नामुमकिन था। उसका नो मेकअप लुक और कानों में झूलते डायमंड इयररिंग्स उसकी सादगी और रॉयल्टी को बयान कर रहे थे। अभी कुछ ही पल पहले तक मृत्युंजय मोना की हरकतों से चिढ़ा हुआ खड़ा था, लेकिन नैना को देखते ही उसके चेहरे के कठोर भाव पिघल गए। उसका पत्थर सा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। मेहमानों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। देखो मिसेज रनावत, क्या पावर कपल है, ऐसी गरिमा और ऐसा अंदाज, वाकई बेमिसाल। मीडिया के कैमरे पागलों की तरह फ्लैश चमका रहे थे। रनावत परिवार की गौरवशाली छवि और इस जोड़ी का आकर्षण आज सातवें आसमान पर था। मृत्युंजय और नैना की नज़रें जब आपस में मिली तो जैसे पूरे हॉल का शोर धुंधला पड़ गया। वक्त की सुइयां थम गई और सिर्फ उन दोनों की तेज होती धड़कनों की आवाज़ गूंजने लगी। सधे हुए कदमों से वे एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। उनके कदम जैसे खुद ब खुद एक दूसरे को तलाश रहे थे। कहाँ मृत्युंजय ने ठाना था कि वह नैना के दिल में अपने लिए नफरत भर देगा, वह खुद को उससे दूर रखेगा, विक्टर से किए एक वादे के लिए। पर नैना को देखकर उसके लिए सब धुंधला पड़ता जा रहा था। वही नैना मन ही मन मुस्कुराई। कहा था ना मिस्टर रनावत कि आपकी नज़रें सिर्फ मुझे ही देखेगी। उनकी ये नज़रें, ये खिंचाव, दोनों खुद को रोक नहीं पा रहे थे। वह दोनों भले ही जुबान से इकरार ना करें, लेकिन उनकी धड़कनें चीख चीख कर कुछ और ही कहानी कह रही थी। हॉल के बीचों बीच मृत्युंजय और नैना एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनके बीच की हवा भी जैसे थम सी गई थी। उनकी निगाहें आपस में इस कदर उलझी हुई थी कि उन्हें आसपास की दुनिया का कोई होश ही नहीं था। वहीं दूसरी ओर खड़ी मोना की आंखों में जैसे चिंगारियां निकल रही थी। वह नफरत और जलन से भरी नज़रों से नैना को घूर रही थी। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। वह मन ही मन बोली, बहुत मुस्कुरा रही हो नैना, पर तुम्हारी इन खुशियों को बहुत जल्द ग्रहण लगने वाला है। एमजे पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है और मैं उसे किसी और का होने का हक कभी नहीं दूंगी। तभी मीडिया के कैमरे की फ्लैशलाइट्स की तेज चकाचौंध ने उनकी तंद्रा तोड़ दी। नैना और मृत्युंजय अचानक वास्तविकता में लौटे। उन्होंने अपनी नज़रें एक दूसरे से हटाई और पेशेवर अंदाज में मुस्कुराते हुए मीडिया की तरफ देखने लगे। मृत्युंजय ने देरी न करते हुए अपना हाथ नैना की कमर पर कसा और उसे अधिकार के साथ अपनी तरफ खींच लिया। नैना की धड़कनें अभी भी उसके स्पर्श से बेकाबू थी।
मीडिया को कुछ देर अटेंशन देने के बाद मृत्युंजय ने नैना का साथ नहीं छोड़ा। वह उसे उसी तरह अपनी बाहों के घेरे में लिए हुए मेहमानों से मिलने लगा। हर कोई इस पावर कपल की तारीफ कर रहा था। पार्टी अपनी पूरी रफ्तार में थी। चारों तरफ बिजनेस और पॉलिटिक्स की बातें हो रही थी, लेकिन नैना का मन वहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा था। भारी गाउन, मीडिया की चकाचौंध और इन बनावटी बातों से उसे बोरियत फील हो रही थी। उसे बार बार उबासी आ रही थी। उसने क्या क्या प्लान बनाए थे आज मृत्युंजय के लिए, लेकिन यहाँ तो मृत्युंजय बिल्कुल बिजी हो गया था। वही मृत्युंजय जो मेहमानों से हाथ मिला रहा था, उसकी पैनी नज़रें नैना के चेहरे पर टिक गई। वह तुरंत भाप गया कि उसकी स्वीट हार्ट इस शोर में थक चुकी है। वह धीरे से नैना के करीब झुका। उसकी गर्म सांसें नैना के कान के पास महसूस हो रही थी। वह धीमी और मादक आवाज़ में बोला, क्या बात है स्वीट हार्ट, रात में बेड पर अच्छी नींद नहीं आई या ये बिजनेस की बातें तुम्हें पसंद नहीं आ रही है, बोरियत महसूस हो रही है? नैना ने अपनी उबासी रोकी और उसकी आंखों में सीधे झांकी। उसकी आवाज़ में एक अनकही शिकायत थी। मैं बोरियत महसूस नहीं कर रही हूँ, बस थक गई हूँ। और रही बात नींद की, तो आपको उससे क्या? खैर मुझे यह बताइए कि आप सुबह से कहाँ थे? मेरी जब नींद खुली तो मैं आपको हर जगह ढूंढ रही थी। यह सुनते ही मृत्युंजय की भवें तन गई। उसके चेहरे पर एक गहरी और पेचीदा मुस्कान उभरी। उसने नैना की कमर पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली और हैरानी और अधिकार से पूछा, वाकई तुम मुझे ढूंढ रही थी? आखिर क्यों? मुझसे दूर भागने के बहाने ढूंढने वाली मुझे क्यों ढूंढ रही थी? मृत्युंजय की नज़रें गहरी हो गई थी। अब बोलो भी, कहाँ खो गई? सवाल मेरा था और तुम खामोश हो। जवाब दो, मुझे क्यों ढूंढ रही थी? नैना ने झटके से अपनी नज़रें उससे हटाई और झुंझुलाते हुए बोली, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर अनावत। मैं आपको कोई याद नहीं कर रही थी। मैं तो बस इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि मेरा गाउन अब तक आया नहीं था। मुझे लगा कहीं आप ऑर्डर देना ही तो नहीं भूल गए। मृत्युंजय की भवें आश्चर्य से तन गई। उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने नैना की कमर पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली, जिससे नैना की हल्की सी सिसकी निकल गई। वह ठंडी मुस्कान के साथ पूछा, तो तुम अपने इस कीमती कपड़े के लिए मुझे ढूंढ रही थी? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा पर्सनल डिलीवरी बॉय हूँ? नैना ने भी हार नहीं मानी। उसने सीधे उसकी आंखों में आंखें डाली और बोली, मिस्टर रनावत, क्या आपके पास बात करने के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं बचा है? जब देखो तब अपना तेवर दिखाते रहते हैं। तभी अचानक नैना की नज़र सामने गई, जहाँ से कुणाल अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही नैना सन्न रह गई थी। वहीं जैसे ही मृत्युंजय ने उसकी नज़रों को फॉलो किया और देखा कि सामने कुणाल है, उसे देख मृत्युंजय के चेहरे पर वही पुरानी खतरनाक और तिरछी मुस्कान लौट आई। उसने नैना की कमर पर अपनी पकड़ और भी मजबूत की, इतनी कि नैना का जिस्म उसके और करीब खिंच आया। मृत्युंजय ने झुककर नैना के कान के पास अपनी गर्म और भारी आवाज़ में फुसफुसाया और व्यंग से बोला, स्वीट हार्ट, अब तक तुम बोरियत महसूस करी थी ना? मुझे लगता है अब तुम्हें पूरा एंटरटेनमेंट मिलेगा। देखो तो तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड भी पार्टी में मौजूद है। आखिर 1 साल बाद तुम्हें उसी के पास तो जाना है। मृत्युंजय की ये बातें किसी ठंडे खंजर की तरह नैना के सीने में उतर गई। उसने अपनी पलकें उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा। मृत्युंजय मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन वह मुस्कान जहरीली थी। नैना साफ देख पा रही थी कि उसकी तिरछी मुस्कान के पीछे एक गहरा अनकहा दर्द और बेतहासा गुस्सा छिपा है। मृत्युंजय का हर शब्द जैसे नफरत की आग में तपकर निकल रहा था। वह भले ही कुणाल का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में छिपी जलन और बेचैनी नैना से छिपी नहीं थी। वह मन ही मन बोली, आप मुझसे नफरत करना चाहते हैं, पर आपकी ये जलन, ये गुस्सा, यह तो कुछ और ही कह रहा है। आप भले ही मुझे ना कहें, पर मुझे आपकी आंखों में वो तरफ साफ दिख रही है जो आप मुझसे छुपाते हैं। वहीं कुणाल के चेहरे पर पहले तो एक अजीब सी चमक थी, लेकिन जैसे उसकी नज़र नैना पर पड़ी, वह उसकी खूबसूरती देखकर ठगा सा रह गया। मिडनाइट ब्लू गाउन में नैना किसी अप्सरा जैसी लग रही थी, पर अगले ही पल जब उसकी नज़र नीचे गई और उसने देखा कि मृत्युंजय का हाथ नैना की कमर को कितनी मजबूती और अधिकार से जकड़े हुए है, कुणाल का खून खौल उठा। लेकिन उसने तुरंत अपने गुस्से को संभाला और चेहरे पर एक मुस्कान ओढ़ ली। वो सधे हुए कदमों से नैना की तरफ बढ़ रहा था। नैना जो अब तक बिल्कुल भावहीन खड़ी थी, उसकी आंखों में अचानक एक चमक कौंध गई और उसके होठों पर एक खिली हुई मुस्कान आ गई। नैना ने धीरे से मृत्युंजय का हाथ अपनी कमर से हटाया। इस बार मृत्युंजय ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। उसका दिल अंदर ही अंदर इस बेरुखी से छलनी हो रहा था, पर उसका रानावत ईगो उसे इसे जाहिर नहीं करने दे रहा था। उसने अपना हाथ ढीला छोड़ दिया। नैना ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। कुणाल के चेहरे पर जिद की चमक और भी बढ़ गई। वहीं मृत्युंजय की
गुस्से से मुठिया कस गई और उसकी नज़रें नैना पर और भी गहरी हो गई। क्या होगा कहानी में आगे? क्या रंग लाएगी आज की पार्टी? किसकी जीत होगी, मोना या नैना की? और क्या पृथ्वी रघुवंशी इस बार अपनी चाल में कामयाब हो पाएंगे? हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।